नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक, स्वस्थ एवं अच्छे होंगे दोस्तों। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होगी दोस्तों। तो एक बार जल्दी से आप सभी लोग शेयर करें इस वीडियो को जल्दी से। हाँ, सभी को गुड इवनिंग दोस्तों, राम राम राधे राधे। सभी को गुड इवनिंग, राम राम राधे राधे। जल्दी से आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, जैसा कि आप सभी को थंबनेल में पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह दोस्तों होगा बिलियन। और बिलियन की पार्ट 1 आपने अगर अभी तक नहीं देखा है दोस्तों, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को ज़रूर देखें। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग बिलियन के पार्ट 2, ठीक है, इससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, यह क्लास दोस्तों स्पेशल कक्षा 12 के लिए है। हाँ, जल्दी से एक बार आप सभी लोग शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों। हाँ, सभी को एक बार पुनः दोस्तों गुड इवनिंग, राम राम राधे राधे। एक बार जल्दी से आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताने का प्रयास करें क्या मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे पा रही दोस्तों। एक बार जल्दी से थंबनेल करके हमें बताने का प्रयास करें आप सभी लोग। ठीक है, हाँ, जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग, जल्दी से थंबनेल करें दोस्तों। ओके, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है दोस्तों। जितने भी लोग क्लास में बने हैं सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताने का प्रयास किया करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए आज का मोटिवेशनल कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके दोस्तों क्या होता है, निखर जाता है, संघर्ष करके निखर जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी मोटिवेशनल कोट के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में दोस्तों बिलियन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को इस क्लास में मैंने लिया है दोस्तों। इसीलिए आज की जो क्लास है दोस्तों वह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जल्दी से आप सब लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। आज की क्लास में आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चले दोस्तों फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों विलेता क्या होता, आइए जानते हैं विलेता। पहली हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग विलेता। ठीक है, पहली हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, विलेता। ठीक है, आइए जानते हैं विलेता क्या होता है दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, ओके, चलिए देखिए, अगर आपसे कोई पूछे विलेता क्या है, तब आप क्या बताएंगे कि एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विलेयता कहलाती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे, एक निश्चित ताप पर विलायक के निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, विलेयता कहलाती है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग दोस्तों जो है, यह हेडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हेडिंग है, ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, ये जो है कारक आपके पेपर में ये क्वेश्चन बनने की इनकी प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, आइए जानते हैं ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है दोस्तों, पहले कारक क्या है दोस्तों, देखेंगे आप सब लोग, ठोसों
एवं विलायक की प्रकृति, जिसमें हम लोग पहले दोस्तों ताप के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? ताप के बारे में जानेंगे। ठीक है। ठोसों की विलेयता ताप द्वारा ताप द्वारा प्रवाहित होती है। ठोसों को विलायक में घोलने पर निम्न दो प्रकार के प्रक्रम संभव हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से प्रक्रम यानी कि आपके संभव है, तो उसको आइए हम लोग जानते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लेते हैं। ठोसों की विलेयता ताप द्वारा प्रवाहित होती है और ठोसों के विलायक में घोलने पर निम्न दो प्रकार के प्रक्रम संभव हैं। कौन कौन से दोस्तों? पहला आपका क्या है? ऊष्माक्षेपी। क्या है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी। यहाँ से आपके पेपर में यह क्वेश्चन बन सकता है कि ऊष्माक्षेपी क्या है। ठीक है, या ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो आइए दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर, दोस्तों आप सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्मा का क्षेपण होता है अथवा ऊष्मा मुक्त होती है, तो वह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाती है। फिर से ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर ऊष्मा का क्षेपण होता है अथवा ऊष्मा मुक्त होती है, तो वह प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाती है। क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा मुक्त होती है तो यही प्रक्रम क्या कहलाता है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। नोट पॉइंट दिया गया है, इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। नोट में क्या लिखा गया है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। इस प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलेयता कम हो जाती है। इस प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलेयता क्या होती है दोस्तों? विलेयता कम हो जाती है। विलेयता क्या हो जाती है दोस्तों? विलेयता कम हो जाती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट ऊष्मा शोषी। जब किसी ठोस को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है दोस्तों? ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऐसे प्रक्रम को ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी प्रक्रम कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। जब किसी ठोस को विलायक में घोलने पर ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऐसी प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी, सॉरी दोस्तों, ऊष्माक्षेपी नहीं कहते हैं, ऊष्माशोषी प्रक्रम कहते हैं। क्या आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों? एक बार जल्दी से हमें थंबनेल करके बताने का प्रयास करें। एक बार जल्दी से हमें थंबनेल करके बताने का प्रयास करें दोस्तों, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग। बिल्कुल सही। ओके ओके दोस्तों, ठीक है, ओके। चलिए देखिए नोट पॉइंट में क्या दिया गया है दोस्तों, देखेंगे आप सभी लोग। ऐसे प्रक्रम में ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होती है दोस्तों? विलेयता बढ़ जाती है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम में अगर हम दोस्तों ताप बढ़ाएं तो विलेयता क्या होगी दोस्तों? विलेयता बढ़ जाएगी। विलेयता क्या होगी दोस्तों? विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे दोस्तों क्या है आपका, जैसे NaCl, KCl, KNO3, NaNO3, लवण आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दाब का प्रभाव। क्या दोस्तों? दाब का प्रभाव। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बात करते हैं दोस्तों दाब का प्रभाव, तो ठोस की द्रव में विलेयता पर जो दाब है दोस्तों, यानी कि जो आपका दाब है, प्रेशर है, इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका क्या होता है दोस्तों? कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट,
गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता। ठीक है, तो एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक होती है। एक निश्चित ताप पर गैसों की द्रवों में विलेयता एक निश्चित सीमा तक होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नोट पॉइंट में देखेंगे क्या दिया गया है, द्रव द्वारा गैसों का अवशोषण। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह जो पॉइंट है यह अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। द्रव द्वारा गैसों का अवशोषण करने पर गैसीय विलयन प्राप्त होता है और इसे गैस का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गैस का अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस का अवशोषण कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे आप सभी लोग, अगली हेडिंग क्या डालेंगे, गैसों के विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों के विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं दोस्तों, वह आपके क्या है, निम्नलिखित है। ठीक है, पहला कारक क्या है दोस्तों, गैसों की प्रकृति। दूसरा क्या है, विलायक की प्रकृति। तीसरा क्या है दोस्तों, ताप का प्रभाव। चौथा क्या है, दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम। और दोस्तों जो चौथा है, दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम, यही दोस्तों आपके पेपर में अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ठीक है, तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले अगर आपसे कारक पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, गैसों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, या दोस्तों क्या, इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, हेनरी का नियम कहते हैं। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहली हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, गैस की प्रकृति। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, गैस की प्रकृति। ठीक है, गैस की हेडिंग आप सब लोग बनाएं, गैस की प्रकृति की हेडिंग आप सब लोग बनाएं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अपनी कॉपी में जरूर नोट करते हुए चले, क्योंकि दोस्तों यह जो क्लास है यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हमारी दोस्तों क्लास विलियन की फर्स्ट आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग उस क्लास को जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको यह क्लास आपको क्लियर हो पाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। गैस की प्रकृति दोस्तों, जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती है अथवा विलयन में, ध्यान से सुनना दोस्तों, जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित होती है वह बहुत अधिक विलयशील होती है। क्या होती है दोस्तों, वह बहुत अधिक विलयशील होती है। जैसे अगर बात करते हैं NH3, HCl, HBr, SO2, CO2 आदि गैस की प्रकृति की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती है अथवा विलयन में आयनित होती है वह बहुत अधिक विलयशील होती है। जैसे दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, अमोनिया है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, SO2 है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपका। ठीक है, चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, विलायक की प्रकृति। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों, विलायक की प्रकृति। ठीक है, हेडिंग बना लेंगे आप सब लोग, विलायक की प्रकृति देखेंगे। विलायक की अगर प्रकृति की बात करते हैं दोस्तों, तो गैस की विलेयता पर विलायक की प्रकृति के द्वारा यह देखा गया कि वे गैस जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं वे अध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा ध्रुवीय विलायकों में अधिक क्या होते हैं दोस्तों, विलयशील होते हैं। क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। गैस की विलेयता पर विलायक की प्रकृति के द्वारा यह देखा गया कि वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं वे अध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा ध्रुवीय विलायकों में अधिक क्या होते हैं दोस्तों, विलय होते हैं। अधिक क्या होते हैं, विलयशील होते हैं। जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों, क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका क्या NH3। ठीक है दोस्तों, अमोनिया। क्लियर हो चुका। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें। आप सभी लोग एक बार जल्दी से थंबनेल करें दोस्तों।
हाँ जल्दी से थंबनेल करें फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से थंबनेल करें फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप सभी को क्लियर हो पा रहा है दोस्तों, और एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्या मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे पा रही है दोस्तों। क्या मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे पा रही है दोस्तों? एक बार हमें ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें, ठीक है। ओके दोस्तों, ओके चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग, ताप का प्रभाव, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद जो हेडिंग आएगी आपकी दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम, वह आपके पेपर में इस प्रश्न की बनने की प्रबल संभावना बन सकती है, ठीक है। तो क्लास के अंत तक आप सभी लोग जरूर बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके। और दोस्तों सोने वाले को सोने दीजिए, जो सोएगा दोस्तों वो खोएगा, ठीक है। आप सभी लोग क्लास में प्रतिदिन बने, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी लाभ मिल सके और आप सभी लोग क्या कर सके दोस्तों, प्रश्नों को धुआं कर सके, ठीक है। चलिए ताप का प्रभाव अगर बात करते हैं दोस्तों, जब गैस को विलायक में घोला जाता है तो प्रायः ऊष्मा निकलती है। जब गैस को विलायक में घोला जाता है दोस्तों तो प्रायः ऊष्मा निकलती है, जो लासातेलिए नियम का पालन करती है। किस नियम का पालन करते हैं दोस्तों? लासातेलिए के नियम का पालन करती है। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों लासातेलिए के नियम, ठीक है। क्योंकि ताप में वृद्धि होती है और गैस की विलेयता कम हो जाती है। और गैस की विलेयता क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। जब गैस को विलायक में घोला जाता है तो प्रायः ऊष्मा निकलती है, जो लासातेलिए नियम का क्या करते हैं दोस्तों? पालन करती है। क्योंकि ताप में वृद्धि होती है और गैस की विलेयता कम हो जाती है। गैस की विलेयता क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है। चलिए अगली हेडिंग दोस्तों, अगली हेडिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि हेनरी का नियम है। क्या है दोस्तों? हेनरी का नियम। यहाँ से आपका पेपर में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना बन सकती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। किसी ताप पर किसी विलायक की इकाई, ध्यान से सुनना है दोस्तों, किसी ताप पर किसी विलायक की इकाई आयतन, क्या दोस्तों? इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे, दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम क्या है दोस्तों? तो किसी ताप पर किसी विलायक की इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्यावस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। और यही दोस्तों आपका क्या? हेनरी का नियम कहलाता है। नोट पॉइंट में क्या है दोस्तों? ध्यान से सुनेंगे। यदि स्थिर ताप पर विलायक के दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा m हो, गैस की मात्रा क्या हो दोस्तों? m हो। गैस की मात्रा क्या हो? m हो। तो साम्यावस्था पर गैस का दाब P हो, तब क्या हो जाएगा दोस्तों? आप देख पा रहे हैं, ठीक है। किसके समानुपाती हो जाएगा? बोले m समानुपाती P के। अगर कांस्टेंट जोड़ देते हैं दोस्तों नियतांक, तो m बराबर क्या? K इंटू P हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो चुका दोस्तों तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें, ठीक है। एक बार जल्दी से थंबनेल करें, एक बार जल्दी से थंबनेल करें आप सभी लोग दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट, अगर आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में हेनरी का नियम पूछा गया दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन के मोल प्रभाव x के क्या होता है दोस्तों? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है।
फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन के मोल प्रभाव x के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसा कि आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं दोस्तों, P इक्वल क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स, क्या है दोस्तों, स्थिरांक, और N x इसको मान लिया आपने। ठीक है दोस्तों, बाकी आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यदि गैस की विलेयता ग्राम प्रति लीटर और दिए गए ताप का साम्य दाब में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना दोस्तों, इस चीज को आपको ध्यान देना है। यदि गैस की विलेयता ग्राम प्रति लीटर में और दिए गए ताप पर साम्य दाब में क्या करें दोस्तों, अगर हम ग्राफ खींचते हैं, अगर ग्राफ खींचे तो कैसी रेखा प्राप्त होगी दोस्तों, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, कैसी रेखा प्राप्त होगी दोस्तों, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। यहाँ से आपकी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आपके यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बनते हैं, तो आप सभी लोग स्थायी रूप से क्लास में बने दोस्तों। ठीक है, चलिए हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध क्या होता है दोस्तों, एस गैस है बराबर क्या हो जाएगा, P/KH। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है हेनरी नियम के अनुप्रयोग। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, हेनरी नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग हेनरी नियम के अनुप्रयोग को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतनी संख्या में मेहनत आपके लिए, जब इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों, तो आप सब लोग अपनी संख्या को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, हेनरी नियम के अनुप्रयोग दोस्तों, अगर बात करते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दोस्तों क्या है, देखेंगे आप सभी लोग, पहला पॉइंट क्या है, शीतल पेय तथा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता, शीतल पेय तथा आपका सोडा वाटर में CO2 की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तथा बंद बोतल में दाब अधिक होने पर CO2 की मात्रा घुली रहती है। दाब अधिक होने पर दोस्तों CO2 की मात्रा घुली होते हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। क्या मैंने बताया दोस्तों, शीतल पेय पदार्थ, ठीक है, तथा सोडा वाटर में CO2 की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है तथा बंद बोतल में दाब अधिक होने पर CO2 की अधिक मात्रा घुली रहती है। CO2 की अधिक मात्रा घुली रहती है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, गोताखोर श्वास के लिए उपयोग में आने वाले, क्या दोस्तों, उपयोग में आने वाले टैंक में मिश्रित वायु, गोताखोर यानी कि जो पानी के नीचे लोग होते हैं, पानी के नीचे जो जाते हैं, ठीक है, वो श्वास के रूप में दोस्तों क्या लेते हैं, N2 और O2, ठीक है, और आपका हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, गोताखोर श्वास के लिए उपयोग में आने वाले टैंक में कौन कौन सी वायु होती है दोस्तों, तो नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हीलियम होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों, नाइट्रोजन 56.2%, ऑक्सीजन कितना दोस्तों 32%, और आपका हीलियम दोस्तों 11.7%। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। ये दोस्तों क्या है, ये हेनरी के अनुप्रयोग हैं। ठीक है, या हेनरी के नियम के क्या दोस्तों अनुप्रयोग है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और दोस्तों ये या आपके पेपर में हेनरी के नियम या आपके पेपर में हेनरी के अनुप्रयोग, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बनने की प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर आंशिक दाब मैदानी इलाकों की तुलना में कम होता है। इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, उनके रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है दोस्तों, वह क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर आंशिक दाब मैदानी इलाकों की तुलना में क्या होता है दोस्तों, कम होता है। इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर रहने वाले व्यक्तियों के रुधिर एवं ऊतकों में ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है,
और इसी लक्षण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनॉक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आपको क्लियर हो चुका होगा दोस्तों हेनरी नियम के अनुप्रयोग। मैंने आपको 3 अनुप्रयोग बता दिए दोस्तों। चलिए अब हम लोग दोस्तों हेनरी नियम की सीमाएं देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हेनरी के नियम से आप क्या समझते हैं तथा हेनरी नियम की अनुप्रयोग या हेनरी नियम की सीमाएं बताएं। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पॉइंट है दोस्तों। यह जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यह आपका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, दाब उच्च नहीं होना चाहिए। पहला पॉइंट दोस्तों, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है दोस्तों, पहली बात तो दाब उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है दोस्तों, पहला पॉइंट तो आपको यही बताना है कि हेनरी नियम में जो प्रेशर होता है दोस्तों वह उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, ताप कम नहीं होना चाहिए। जो दोस्तों टेम्परेचर होता है वह दोस्तों क्या, वह कम नहीं होना चाहिए। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, गैस के विलायक में, गैस के विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। गैस के विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए। अगला पॉइंट, गैस की आणविक अवस्था, गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। दोनों अवस्थाओं में क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैसीय दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो चुका दोस्तों। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से हमें थंबनेल करें। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल है दोस्तों, क्या है देखेंगे आप सभी लोग। सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस, सड़े हुए अंडे वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग में आती है। यदि H2S गैस जल में STP पर विलेयता 0.195 मीटर हो तो विलेयता m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है मैंने करवाए हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में करवाया भी है दोस्तों। और यह क्वेश्चन आपका, यह जो न्यूमेरिकल है, यह आपकी परीक्षा में इसके आने की प्रबल संभावना बन सकती है। क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन, जितने भी न्यूमेरिकल हमने लिए हैं दोस्तों, वो आपके पेपर में पूछे जाने की इनकी प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, तो मैंने करवाया दोस्तों, आप सब लोग देख सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली हेडिंग बनाएंगे ठोस विलयन। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएंगे हेडिंग आप सब लोग, ठोस विलयन। 2 अथवा 2 से अधिक मिश्र धातुएं ठोस विलयन बनाती हैं। 2 अथवा 2 से अधिक मिश्र धातुएं ठोस विलयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं दोस्तों, ठोस विलयन बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ठोस विलयन बनाती हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठोस विलयनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोस विलयनों को 2 भागों में क्या किया जा सकता है दोस्तों, वर्गीकृत किया जा सकता है। ठोस विलयनों को 2 भागों में क्या किया जा सकता है दोस्तों, वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है देखेंगे आप सभी लोग। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। और दूसरा क्या है दोस्तों, अंतराकाशी ठोस विलयन। दूसरा क्या है दोस्तों, अंतराकाशी ठोस विलयन। दूसरा क्या है, अंतराकाशी ठोस विलयन। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों पहली हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। इसको हम लोग जानते हैं, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन क्या है दोस्तों। ध्यान से आप सब लोग इसको समझने का प्रयास करें। हाँ चलिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इतनी संख्या में मज़ा नहीं आ रहा है, एक बार आप सिर्फ लाइक शेयर ज़रूर करें। ठीक है, एक बार जल्दी से शेयर करें, फिर अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, हाँ जल्दी से आप सब लोग एक बार शेयर करें। आज जब तक दोस्तों विलयन की इस टॉपिक को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक आपकी क्लास समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इस क्लास में जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की जो क्लास है यह आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए दोस्तों, प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन को हम लोग जानते हैं।
तो इस विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अणु इस विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन क्रिस्टल जालक में अन्य पदार्थ के कणों का स्थान ले लेते हैं। अन्य कणों का क्या करते हैं दोस्तों? स्थान ले लेते हैं। तो उस प्रतिस्थापनी ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रतिस्थापनी ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रतिस्थापनी ठोस कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका। जैसे अगर बात करते हैं दोस्तों, आपका पीतल हो गया, कॉपर हो गया, जिंक। ठीक है, प्रतिस्थापनी ठोस की अगर बात करते हैं तो इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन क्रिस्टल जालक में अन्य पदार्थ के कणों का स्थान ले लेते हैं या स्थान लेते हैं दोस्तों। तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिस्थापनी ठोस कहते हैं। यानी कि प्रतिस्थापन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है? प्रतिस्थापन होता है। और मैंने आपको पहला चैप्टर जो आपका अध्याय 1 है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था ठोस अवस्था आपको पढ़ाया है। उसमें दोस्तों बाकायदे मैंने आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे आपका पीतल हो गया, कॉपर हो गया तथा जिंक। पीतल, कॉपर तथा जिंक, ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों आपके प्रतिस्थापनी ठोस विलयन के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे आप सब लोग। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों? अगली हेडिंग अंतराकाशी ठोस विलयन। क्या है दोस्तों? अंतराकाशी ठोस विलयन। अंतराकाशी ठोस विलयन क्या है दोस्तों? आइए जानते हैं। इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अन्य पदार्थों के परमाणुओं के जालक में विद्यमान रिक्तियों अथवा अंतराकाशी में स्थान ग्रहण कर लेते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों में एक पदार्थ के परमाणु अन्य पदार्थों के परमाणुओं के जालक में विद्यमान रिक्तियों अथवा अंतराकाशी में स्थान ग्रहण कर लेते हैं अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। जैसे दोस्तों अगर बात करते हैं टंगस्टन कार्बाइड, क्या है एग्जाम्पल आपका? टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसको आपने क्लियर कर लिया। अगली हेडिंग दोस्तों क्या है? आपका क्या हेडिंग है दोस्तों? द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग संघनन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में दोस्तों? संघनन के बारे में जानेंगे। क्या है दोस्तों संघनन? आइए हम लोग इसको जानते हैं। वाष्प का पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होना। वाष्प का पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, यही दोस्तों क्या कहलाता है? यही आपका संघनन कहलाता है। वाष्प का पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाता है दोस्तों? संघनन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नोट पॉइंट में देखेंगे आप सभी लोग, वाष्पीकरण एवं संघनन एक दूसरे के विपरीत। वाष्पीकरण एवं संघनन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। जब वाष्प की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है तो साम्य स्थापित हो जाता है। क्या स्थापित हो जाता है दोस्तों? तो साम्य स्थापित हो जाता है। फिर से एक बार समझेंगे। वाष्पीकरण एवं संघनन एक दूसरे के विपरीत अभिक्रियाएं हैं। जब वाष्प की दर संघनन की दर के बराबर हो जाती है दोस्तों, तो उसे ही साम्य स्थापित कहते हैं, या उसे ही दोस्तों कह सकते हैं कि वहाँ पर साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, वाष्पन और ये क्या दोस्तों? वाष्पन, फिर बनता है संघनन, और संघनन दोस्तों फिर वाष्पन। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे आपसे लोग, वाष्पदाब। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों? वाष्पदाब। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल के भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, एक निश्चित नाम की चिंता मत करिए दोस्तों कि सर नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नाम की चिंता मत करिए, बस आप सब लोग क्लास में स्थायी रूप से बने और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करते हुए चलें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास जो है, यह क्लास आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है,
तो चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, नाम की चिंता मत करिए। चलिए अगर आपसे पूछा जाए वाष्प दाब क्या है दोस्तों, तब आप क्या बताएंगे कि एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त दाब या वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? एक निश्चित ताप पर साम्यावस्था में वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव की सतह पर उत्पन्न किया गया दाब संतृप्त दाब या वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? संतृप्त दाब या वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका? अच्छा, आवाज़ नहीं स्पष्ट आ रही थी क्या? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करें, क्या मेरी आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई दे पा रही है दोस्तों? हाँ, जल्दी से एक बार आपसे लोग थंबनेल करें। ठीक है, एक बार आपसे लोग जल्दी से थंबनेल करें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से आपसे लोग थंबनेल करें दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए क्लियर हो चुका होगा वाष्प दाब। ठीक है, चलिए वाष्प दाब ज्ञात करने की विधि, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वाष्प दाब ज्ञात करने की विधि। ठीक है, पहले दोस्तों हम लोग कौन सी विधि पढ़ेंगे? बैरोमेट्रिक विधि। कौन सी विधि पढ़ेंगे दोस्तों? बैरोमेट्रिक विधि, वाष्प दाब ज्ञात करने की बैरोमेट्रिक विधि। ठीक है दोस्तों, देखेंगे, पहले आपसे लोग डायग्राम को अच्छे ढंग से इसको समझ लें। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आपसे लोग ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपसे लोग ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों। ठीक है, देखेंगे आपसे लोग, देखिए, आइए। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों समझते हैं। देखिए बैरोमेट्रिक विधि क्या है दोस्तों? वाष्प दाब ज्ञात करने की विधि। पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए बैरोमेट्रिक विधि क्या है दोस्तों, तो आप बता सकते हैं कि बैरोमेट्रिक विधि यह दोस्तों वाष्प दाब ज्ञात करने की विधि है। क्या है दोस्तों? तो वाष्प दाब ज्ञात करने की विधि है। ठीक है, इस विधि में दोस्तों, इस विधि में पारे से भरी हुई नाद होती है। क्या होती है दोस्तों? नाद। ये जो निचला वाला भाग है, यह दोस्तों किससे भरा हुआ है? तो यह दोस्तों पारे से भरा हुआ। किससे भरा हुआ है? तो पारे से भरा हुआ है। ठीक है, जिसमें पारे से भरी हुई दो लंबी बैरोमीटर नलियां उल्टी करके लगा दी जाती हैं। और ये दोस्तों क्या है? यह दोस्तों पारे से भरी बैरोमीटर नलियां हैं। क्या है दोस्तों? बैरोमीटर नलियां हैं। ठीक है, और दोस्तों यह कैसी लगाई जाती है? तो यह दोस्तों उल्टी लगाई जाती है। ठीक है, जिसमें से एक को प्रयोग नली तथा दूसरी को संदर्भ नली कहते हैं। एक को क्या कहते हैं दोस्तों? एक को प्रयोग नली तथा दूसरी को संदर्भ नली कहते हैं। ठीक है, एक को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रयोग नली तथा दूसरी को संदर्भ नली कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नलियों के ऊपरी भाग को एक जैकेट, यानी कि उसमें क्या करते हैं दोस्तों? एक जैकेट में लगा देते हैं, जिसमें गर्म द्रव प्रवाहित करते हैं। जिसमें क्या करते हैं दोस्तों? गर्म द्रव प्रवाहित होता है, और एक मुड़े हुए पिपेट की सहायता से उस द्रव को प्रयोग नली में प्रवेश कराते हैं। एक मुड़े हुए पिपेट की सहायता से उस द्रव को किसमें क्या करते हैं दोस्तों? प्रवेश कराते हैं, तो प्रयोग नली में प्रवेश कराते हैं। ठीक है, जिसका वाष्प दाब ज्ञात करना होता है। जिसका क्या करना होता है दोस्तों? वाष्प दाब ज्ञात करना होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका? नोट डाल के लिखेंगे दोस्तों। नोट, प्रयोग वाले द्रव की वाष्प नली बनती है और पारे की सतह नीचे गिर जाती है। प्रयोग वाले द्रव की वाष्प नली बनती है और दोस्तों पारे के सतह नीचे गिर जाती है, तथा दोनों नलियों में पारों की सतह का अंतर प्रयोग द्रव के वाष्प दाब को दर्शाता है। जो दोस्तों दोनों नलियों में
पारा भरा हुआ था, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया दोस्तों, उन पारों में क्या होता है, यानी कि जो नलियां हैं उन पारों की सतह पर क्या होता है दोस्तों, अंतर आने लगता है। ठीक है, तो इसी की सहायता से फिर क्या करते हैं दोस्तों, हम वाष्प दाब को ज्ञात कर सकते हैं। इसी की सहायता से दोस्तों फिर क्या करते हैं, वाष्प दाब को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी जुकाम भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप सब लोग क्लास में बनते हैं। देखिए, ठीक है, क्या है अगला पॉइंट, अगली हेडिंग बनाएंगे आपसे लोग, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, द्रव की प्रकृति और ताप। ठीक है, द्रव की प्रकृति और ताप। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग द्रव की प्रकृति के बारे में जानते हैं। द्रव की प्रकृति हेडिंग बना लेंगे आप सब लोग। ठीक है, चलिए, वे द्रव जिनमें दुर्बल अंतराण्विक बल उपस्थित होते हैं, वे द्रव जिनमें दुर्बल अंतराण्विक बल उपस्थित होता है, वे द्रव जिनमें दुर्बल अंतराण्विक बल उपस्थित होते हैं, उनका वाष्प दाब अधिक होता है। उनका वाष्प दाब क्या होता है दोस्तों, उनका वाष्प दाब अधिक होता है, क्योंकि द्रव के अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। छोड़कर कहाँ आ जाते हैं दोस्तों, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। अधिक अणु द्रव की सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में आ जाते हैं, वाष्प अवस्था में आ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर की, यानी कि ताप की। तो ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब, ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव के अणुओं में गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। गतिज जो ऊर्जा होती है दोस्तों वह क्या होती है, बढ़ जाती है। क्लियर हो चुका इतना आपको? अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नोट डाल के लिखेंगे आपसे लोग, तथा अधिक अणु द्रव सतहों को छोड़कर वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। किस अवस्था में बदल जाते हैं दोस्तों, वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, ये कुछ नोट पॉइंट है, इसको आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, राउल्ट का नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझे दोस्तों, और अपनी कॉपी में से जरूर नोट करते हुए चलें। ठीक है, इसको आप सब लोग 2-3 बार जरूर देखें दोस्तों इस क्लास को, जिससे कि आपको काफ़ी लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगली हेडिंग हमारी क्या है, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए दोस्तों क्या, राउल्ट का नियम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आज की जो क्लास है दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चनों को मैंने लिया है दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिया है दोस्तों, वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं उनकी पूछने जाने की प्रबल संभावना बनती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए हम लोग राउल्ट के नियम को जानते हैं। तो माना कि किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव द्रव के रूप में A व B है। माना कि किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव द्रव के रूप में A व B उपस्थित हैं। क्या उपस्थित है दोस्तों, A व B उपस्थित है। इन अवयवों के आंशिक दाब क्रमशः PA और PB है। आंशिक दाब क्या है दोस्तों, PA व PB है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब P हो, तो अगर विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो दोस्तों, P हो, तब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, P बराबर PA धन PB। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सर्दी जुकाम है। ठीक है दोस्तों,
कोई बात नहीं दोस्तों, क्लास आपकी जारी रहेगी, ठीक है। थोड़ा पानी पीते हैं, सर्दी जुकाम है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, ठीक है दोस्तों, घबराए नहीं आप सब लोग। बस 2 मिनट। चलिए ठीक है, चलिए दोस्तों, थोड़ा सा सर्दी जुकाम है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। इसके पहले भी हमारी क्लास थी दोस्तों, लेकिन कुछ कारणवश 1-2 दिन से नहीं ले पा रहा था। बस दोस्तों ये सर्दी जुकाम बना हुआ है, ठीक है। चलिए, राउल्ट ने इन नियमों के, यानी कि ध्यान से समझेंगे, राउल्ट ने इन विलयनों के लिए एक नियम प्रस्तुत किया। क्या बताया कि एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज्य के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है कि किसके समानुपाती होता है दोस्तों, मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक जो दाब होगा दोस्तों, वह उस अवयव के मोल प्रभाज्य के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। मोल प्रभाज्य के क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, बाकी आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बाकायदे मैंने समझाया आपको, ठीक है, देख सकते हैं आप सब लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वाष्प अवस्था में संगठन, ठीक है, वाष्प अवस्था में संगठन, वाष्प का संगठन अवयवों के आंशिक दाब पर निर्धारित किया जाता है। यदि XA, ठीक है, सॉरी दोस्तों, YA तथा YB अवयवों A व B के वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज्य हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, कुल दाब आपके P हो जाएगा, बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ बाकायदे समझाया है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हैं, इनको आप सब लोग जरूर लगाने का प्रयास करें, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले सकते हैं, ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले हेडिंग बनाएंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आदर्श विलयन को जानते हैं। क्या है आदर्श विलयन, ठीक है। वे सभी विलयनों जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हों। वे सभी विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर राउल्ट के नियम का क्या करते हैं दोस्तों, पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहा जाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं दोस्तों, जो वह विलयन जो किसी भी ताप एवं सांद्रता पर, अगर दोस्तों वो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे ही आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। उसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, आदर्श विलयन कहा जाता है, ठीक है। अगली है, बात करते हैं दोस्तों अनादर्श विलयन की, ठीक है। बाकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप सब लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखेंगे, दो अवयवों ए व बी से बने आदर्श विलयन को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए। पहला, राउल्ट के नियम का पालन करता, अर्थात जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। दूसरा नंबर, दो अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, अर्थात मिश्रण में परिवर्तित आयतन dV बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी अपरिवर्तित रहती है, अर्थात ना तो ऊष्मा का अवशोषण और ना ही ऊष्मा का अवक्षेपण होता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अनादर्श विलयन। अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, अनादर्श विलयन, ठीक है।
अनादर्श विलयन वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। वे विलयन जो किसी भी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का दोस्तों क्या पालन नहीं करते और अवयवों के निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन आयतन परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, वे दोस्तों क्या कहलाते हैं? वे दोस्तों क्या कहलाते हैं? वे आपके क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप सब लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले हेडिंग डालेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले सकते हैं, बाकी मैंने समझाया भी है, देखेंगे आप सब लोग। देखिए आदर्श विलयन की अगर बात करते हैं तो ये दोस्तों राउल्ट के नियम का सभी ताप एवं सांद्रता परासों पर पालन करता है, लेकिन दोस्तों अनादर्श विलयन ऐसा नहीं करते या परासों पर पालन नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं आदर्श विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है, लेकिन दोस्तों अनादर्श विलयन का जो परिवर्तन होता है एंथैल्पी वह शून्य नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आदर्श विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है? शून्य होता है, लेकिन दोस्तों अनादर्श विलयन का एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर तीसरे पॉइंट की बात किया जाए तो आदर्श विलयन में दो अवयवों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का आयतन उन दोनों के आयतनों के योग के बराबर होता है, लेकिन दोस्तों अनादर्श विलयन की अगर बात करते हैं तो दो अवयवों को मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल आयतन उन दोनों आयतनों के योग के कम या ज़्यादा होता है। क्या होता है दोस्तों? कम या ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं अनादर्श विलयन के प्रकार दोस्तों। तो अनादर्श विलयन के प्रकार, पहला पॉइंट क्या है? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन दोस्तों। उसके बाद क्या है? ऋणात्मक विलयन दोस्तों विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, चलिए स्थिर क्वाथी मिश्रण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। स्थिर क्वाथी मिश्रण वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों ये आपका। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। देखेंगे दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों की संगठन को प्रभावित किए बिना ही एक ही ताप पर आश्रित होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन। ठीक है, वे मिश्रण जिनका वाष्प दाब और द्रव अवस्थाओं में संगठन समान होता है और जो एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? स्थिर क्वाथी विलयन कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। अगला परासरण। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। परासरण क्या है दोस्तों? तो इसको हम लोग सबसे पहले झिल्ली क्या होती है, झिल्लियाँ, इनको जानते हैं। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली कहते हैं। किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? झिल्ली कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 3 प्रकार की होती हैं। पारगम झिल्लियाँ, अपारगम झिल्लियाँ और अर्धपारगम झिल्लियाँ। पारगम झिल्लियाँ क्या हैं दोस्तों? ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट अपारगम झिल्लियाँ, ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर विलयन के कण दूसरी ओर नहीं जा पाते। इस चीज़ को ध्यान देना दोस्तों। अपारगम झिल्लियाँ क्या हैं? ऐसी झिल्लियाँ जिनमें से होकर विलयन के कण दूसरी ओर नहीं जा पाते हैं, अपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दोस्तों, अर्धपारगम झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती हैं,
परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देते अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ क्या होती हैं? वे झिल्लियाँ जो विलायक के अणुओं को निकल जाने देती हैं, लेकिन दोस्तों विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देते, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या है दोस्तों देखेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली प्रायः जीवित वस्तुओं में पाई जाती है। जंतु वनस्पति कोशिकाओं पर अर्धपारगम्य झिल्लियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए परासरण की बात करते हैं दोस्तों। परासरण हेडिंग बनाएंगे आपसे लोग। परासरण क्या है तो ध्यान से समझेंगे आपसे लोग। देखेंगे, विलायक के अणुओं को कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से प्राकृतिक जो प्रवाह होता है उसे ही क्या होता है दोस्तों? उसे ही क्या कहा जाता है? उसे ही परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे ही परासरण कहा जाता है। बाकी दूसरी परिभाषा भी आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विसरण की। ठीक है, विसरण की तो वह क्रिया जिसमें विलेय के अणु, ध्यान से सुनना दोस्तों, हेडिंग क्या आपने डाला है? विसरण। वह क्रिया जिसमें विलेय के अणु विलयन में चलकर सभी भागों में सांद्रण को बनाए रखता है, उसे दोस्तों क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों विसरण कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे विसरण कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों परासरण और विसरण में अंतर। क्या दोस्तों? परासरण और विसरण में अंतर। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से समझेंगे। सबसे पहले परासरण की बात करते हैं। तो परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, लेकिन दोस्तों विसरण में ऐसा नहीं। विसरण में किसी प्रकार की झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है दोस्तों, किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अगले बात करते हैं परासरण की। तो परासरण में कणों का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। जो परासरण में अगर बात करते हैं दोस्तों, जो कणों का प्रवाह होता है वह दोस्तों क्या होता है? केवल एक दिशा में होता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करते हैं विसरण में, तो विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। दोनों के कण क्या होते हैं दोस्तों? विपरीत दिशाओं में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट दोस्तों, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होते हैं। ठीक है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की तरफ प्रवाहित होते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर बात करते हैं विसरण की, तो विसरण में कणों का प्रवाह अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, वाष्प का अवनमन, इस वाष्प दाब का अवनमन, इसको भी आप सब लोग अच्छे ढंग से समझेंगे दोस्तों। तो किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो कमी होती है दोस्तों, उसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। दाब का अवनमन क्या है? वाष्प दाब का, तो दोस्तों डेल्टा पी बराबर पी माइनस पी एस। ठीक है, बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं अगली हेडिंग क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह भी हेडिंग है दोस्तों। तो विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और उसके वाष्प दाब के अनुपातों को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? कि विलायक के वाष्प दाब में अवनमन और उसके वाष्प दाब के अनुपातों को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अगर क्लियर हो चुका तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों राउल्ट का नियम। सन 1877 में राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय पदार्थों को, कब दोस्तों? सन 1877 में राउल्ट ने अवाष्पशील विलेय पदार्थों को विलायकों में घोलकर तन विलयनों के वाष्प दाब
से संबंधित अनेकों प्रयोग के आधार पर जिस नियम का प्रतिपादन किया दोस्तों इन्होंने, उसे ही राउल्ट का नियम कहा जाता है। और दोस्तों इन्होंने इस नियम में क्या बताया कि वासुदाप में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या तथा विलयन में उपस्थित संपूर्ण अणुओं की संख्या के अनुपात विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राउल्ट का नियम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप सब लोग ले सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। दोस्तों आज जब तक ये टॉपिक समाप्त नहीं होगा तब तक मैं अपनी क्लास को समाप्त नहीं करूंगा। ठीक है, तो जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी शानदार होगी दोस्तों। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी क्या होगी दोस्तों? शानदार होगी। चलिए फिर आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडिंग डालेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या हेडिंग बनाएंगे दोस्तों? राउल्ट के नियम की सीमाएं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग राउल्ट के नियम की सीमाओं को जानते हैं। ठीक है, यहां से भी आपका पेपर में क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना बनती है। राउल्ट के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर फर्स्ट दोस्तों, यह नियम अति तनु विलयनों पर लागू होता है जो आदर्श विलयन की भांति कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, विलेय के अधिक सांद्रण पर अणुओं के मध्य आकर्षण होता है। विलेय के अधिक सांद्रण पर क्या होता है दोस्तों? अणुओं के मध्य आकर्षण होता है। अगला पॉइंट, यह निष्कर्ष केवल उन विलयनों पर लागू होता है जिनमें आवासशील पदार्थ घुले होते हैं। ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट, वाष्पदाब के मापन के दौरान तापक्रम स्थिर रहना चाहिए क्योंकि ताप परिवर्तन पर वाष्पदाब भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की ओर। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, ये आपका कैलकुलेशन है। ठीक है, देख सकते हैं मैंने सूत्र बताया है। ठीक है, राउल्ट के नियम के द्वारा इसका स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। बाकी क्लास को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगली हेडिंग क्या डालेंगे आप सब लोग? विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयन के एक निश्चित आयतन में, विलयनों के वे भौतिक गुण जो उनके विलयनों के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं तथा इन गुणों का संबंध उनकी रासायनिक संरचना या संगठन से नहीं होते हैं, ऐसे गुणधर्म को अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ऐसे गुणधर्म को क्या कहा जाता है दोस्तों? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। क्लियर हो चुका होगा विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या दिया गया है? इन गुणों में विद्युत अपघट्टों के आयनों के कणों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म निखिल यानी कि निम्नलिखित है। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है दोस्तों? निम्नलिखित है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखेंगे आपसे लोग। पहला पॉइंट, वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्या दोस्तों? क्वथनांक। तीसरा क्या है? हिमांक का अवनमन। चौथा क्या है? परासरण दाब। पांचवा क्या है? हाँ, चार तो आपने देख लिया। चलिए पहले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन देख पा रहे हैं आप सब लोग दोस्तों, इसको समझेंगे। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस दाब यानी कि जिस पर उस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उस द्रव का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है दोस्तों? बराबर हो जाता है, उसे ही क्वथनांक का
उन्नयन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्वथनांक का उन्नयन। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, क्वथनांक का उन्नयन आपके पेपर में इस क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रबल संभावना बन सकती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, मोलल उन्नयन स्थिरांक। किसी विलायक के 1000 ग्रामों में, किसी विलायक के 1000 ग्रामों में किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट का, किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट का 1 ग्राम अणु घोलने पर, 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक या क्वथन मापी स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, मोलल उन्नयन स्थिरांक। मुझे आशा है कि आप सभी को क्लियर हो पा रहा होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी ये कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग बनाएंगे, मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक। मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों। किसी विलायक के 100 ग्रामों में किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु घोलने पर, कितने ग्राम अणु घोलने पर दोस्तों, तो 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलयन का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील विद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम अणु घोलने पर उसके क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वह उस विलयन का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा आप सभी को। अगर क्लियर हो पा रहा है दोस्तों तो एक बार जल्दी से थंबनेल करें, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी इसके सूत्र को आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार जल्दी से थंबनेल करें आपसे लोग, एक बार जल्दी से थंबनेल करें दोस्तों, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों, ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली हेडिंग बनाएंगे, क्वथनांक में उन्नयन से अणुभार ज्ञात करने में प्रयुक्त विधियां निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, पहला नंबर दोस्तों, अत्यंत सुग्राही तापमान प्रयुक्त करना चाहिए, जिससे क्वथनांक में बहुत कम उन्नयन होता है। तापमापी का बल्ब द्रव में डूबा रहता है, जिससे द्रव को अतिप्त नहीं होने देता। ठीक है, तीसरा नंबर, क्वथनांक के उन्नयन को सावधानी पूर्वक नोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण आपके क्वथनांक के उन्नयन में अणुभार ज्ञात करने की विधियां हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे बाकी दोस्तों क्वथनांक के उन्नयन द्वारा आवासशील पदार्थों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की विधियां, जिसमें दोस्तों हम लोग क्या क्या देखेंगे, लैंड्सबर्गर विधि, बैकमैन विधि, क्वार्टलेट विधि, लैंड्सबर्गर की विधि, ये सब आपने देखा होगा दोस्तों, जिसमें आपकी लैंड्सबर्गर की विधि काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख सकते हैं आपसे लोग लैंड्सबर्गर की विधि, बाकी डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बैकमैन विधि है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है बैकमैन विधि। ठीक है, देख सकते हैं आपसे लोग। ओके दोस्तों, ये कार्टेरेल की विधि है। ओके दोस्तों, ठीक है, चलिए हेडिंग बनाएंगे परासरण दाब। हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक द्रव के बराबर होता है, दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न होता है।
ठीक है दोस्तों, उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, परासरण दाब। अथवा दोस्तों यह भी हम कह सकते हैं कि किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उसके विलायक में अलग करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का क्या कहलाता है दोस्तों, परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, और दोस्तों परासरण दाब से आपके पेपर में क्वेश्चन बनने की महत्वपूर्ण संभावना बन सकती है। अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों, परासरण दाब ज्ञात करने की विधि, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम विधि क्या पढ़ेंगे, बर्कले और हार्टले विधि। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको क्लास में पढ़ाया भी है, ऑनलाइन भी पढ़ाया दोस्तों, ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर अभी तक उस क्लास को आपने नहीं देखा है दोस्तों, तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है, बाकी आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैंने समझाया भी है। ठीक है, उस क्लास को आप सब लोग जरूर देखें। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास आप सभी लोग जरूर बताएं दोस्तों। अच्छा चलिए इसको समझ ही लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बर्कले और हार्टले विधि को हम लोग समझ ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी मैंने समझाया है एक क्लास में अलग से, बर्कले और हार्टले उसमें पढ़ाया दोस्तों, तो इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं, पहले आप इस डायग्राम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों बाकायदे। चलिए, इस विधि को बर्कले तथा हार्टले ने सन 1904 में दिया था। बर्कले और हार्टले विधि को किसने दिया था दोस्तों, बर्कले और हार्टले ही ने दिया था दोस्तों सन 1904 में। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके द्वारा हम जलीय विलयनों के परासरण दाब ज्ञात करते हैं। इसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, तो जलीय विलयनों के परासरण दाब को ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दो समकेंद्र की नलियां होती है, जिनमें की आंतरिक नली सारंध्र पात्र की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, जो आंतरिक नली होती है वह सारंध्र पात्र की बनी होती है, तथा दोस्तों इसमें कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है, तथा दूसरे सिरे पर टोंटीदार कीप लगा होता है, और इस नली में एक पिस्टन लगा होता है, जिससे हम आपेक्षिक दाब यानी कि जो हम आपेक्षिक दाब डाला जाता है उस पिस्टन के द्वारा विलयन पर दाब डालते हैं, और केशिका नली में जल उतना ही ऊपर, यानी कि जितना दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दाब डालते हैं, उतना ही केशिका नली में जल ऊपर की ओर उठता है, और हम दाब मापी यंत्र द्वारा परासरण दाब ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी बर्कले और हार्टले विधि द्वारा परासरण दाब ज्ञात करने की विधियां थी। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों क्लास आप सभी लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, चलते चलते दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड है, क्या है, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे सॉरी दोस्तों, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी क्लास, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दोस्तों कि आपको यह क्लास दी जाए। ठीक है, तो आपको यह क्लास दी गई दोस्तों, यह हमारी विलयन की पार्ट 2 क्लास थी दोस्तों। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उस क्लास को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों चलते चलते, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। आपको यह क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताने का प्रयास करें दोस्तों, जिससे कि हम आपको अगले चैप्टर की भी क्लास ला सकें। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि अगले जो क्लास होगी वह दोस्तों किस चैप्टर की हो। ठीक है, पृष्ठ रसायन हो दोस्तों, कि आपका डी ब्लॉक के तत्व हों, कि दोस्तों आपके एफ ब्लॉक के तत्व हों, कि आपके सेकंड पार्ट के दोस्तों हेलोएल्कीन हेलोएल्केन हो, कि आपके जैव अणु, कौन से टॉपिक की क्लास हो दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों,
और चलते चलते आप लोगों से यही कहेगा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।